उसके आगे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन भी देखा था हमने, ये वाला पार्ट याद करो तो, मुझे याद नहीं बनता है। ये हमने क्या किया था, हमने यहाँ तक ये कराया था हमने, ये रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंट, ये वाला पार्ट ये कराया था, ये खाली बाउंड्री कंडीशन तक हुई थी। ये किसी को याद नहीं? ये नहीं कराया था ट्रांसमिशन है, ये नहीं कराया सर। ये नहीं कराया था ना। अच्छा चलो ठीक है। तो देखो पिछली बार हमने ये बाउंड्री कंडीशंस फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ये हमने देखा था। और आज हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट बाउंड्री ऑफ टू कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग मीडिया अभी देखते हैं इसमें क्या स्कोप है हमारे पास, कितना करा पाते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन को जानना इसलिए जरूरी है। हम बेसिकली जब हम बोलते हैं ना कि बाउंड्री कंडीशन किसको बोलते हैं, हम खाली एक नाम है वो बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये है कि जब भी जो है जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, तो एक मीडियम में उसके जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है या इलेक्ट्रिक फील्ड है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी, चाहे वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करो, फील्ड इंटेंसिटी की बात करो या इंडक्शन की बात करो, कोई भी, तो ये जो फील्ड्स हैं, ये जो वेक्टर्स हैं, ये जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाते हैं तो क्या कोई चेंजेस होते हैं इनमें? तो एक मीडियम में इनकी वैल्यू और दूसरे मीडियम में इनकी वैल्यू, तो उन दोनों में क्या रिलेशन है, उन रिलेशंस को हम बोलते हैं जो नॉर्मल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इज नॉट कंटीन्यूअस एट इंटरफेस बट चेंजेस बाय एन अमाउंट इक्वल टू फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्जेस एट इंटरफेस। जबकि हमने बी के लिए क्या कंडीशन देखी थी कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज कंटिन्यूअस एट इंटरफेस, मतलब कि उस कोई फर्क, जो नॉर्मल कंपोनेंट है मैग्नेटिक इंडक्शन का वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसके लिए हमने देखा था कि जो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो भी क्या रहता है, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस अक्रॉस इंटरफेस, मतलब जो इंटरफेस से मतलब बाउंड्री जो बीच में दो मीडियम के बीच में जो इंटरफेस है, जो बाउंड्री है, उससे पहले जो वैल्यू है वही बाद में रहती है, कंटिन्यूअस रहता है वो। जो इंटेंसिटी वेक्टर है उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो इज नॉट कंटिन्यूअस एट द इंटरफेस। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो तो उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है या इंटेंसिटी का कंपोनेंट है वो कंटिन्यूअस नहीं रहता है। तो हमने शॉर्ट में ये दिखाए थे कि जनरल जो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं वो ये होंगे। ये परपेंडिकुलर का साइन है, इसका मतलब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये इसका मतलब ये पैरेलल कंपोनेंट है। तो ये हमने जनरली ये देखा था। ठीक, अब हम इन बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे। इन बाउंड्री कंडीशन में किसी को कोई प्रॉब्लम, मतलब किसी को समझने में कोई दिक्कत, इनका फिजिकल मीनिंग वगैरह है ना, इसमें अगर कोई हो तो पूछ सकता है। और इन बाउंड्री कंडीशंस को अब हम जो है अप्लाई करेंगे रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में। कि कैसे जो है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी, मतलब जब मैं बाउंड्री की बात कर रहा हूँ या इंटरफेस की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब दो अलग अलग मीडिया है, दो अलग अलग मीडिया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान दो कि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि जो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, जेड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, जेड डायरेक्शन में जा रही है। और जो प्लेन है वो क्या है, प्लेन मतलब इंसिडेंट वाला, ये एक्स वाई प्लेन है, ये समझ लो ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है दो मीडियम का। और इसके जो इस तरफ है राइट साइड है, एक मीडियम है, मीडियम 2 बोला उसको, और जो इसके लेफ्ट साइड में है वो है मीडियम 1। और हम पहला केस हम लेते हैं, ये जनरल केस नहीं है,
ये स्पेशल केस है कि जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है कि ये जो प्लेन है, ये इंटरफेस है, इसके परपेंडिकुलर आपका ये जो जेड डायरेक्शन है ना, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, जेड डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, तो ये इसको हम बोलेंगे नॉर्मल इंसिडेंस। तो आपको ये पता है कि अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो एक अगर माना सपोज आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये इस प्लेन के, जो ये एक्स वाई प्लेन है, इसके क्या है, ये पैरेलल है। तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब समझ लो, नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस द प्लेन इन विच बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइज इन पैरेलल टू द इंटरफेस। समझ में आया क्यों, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, तो दो के दोनों जो इंटरफेसिंग प्लेन है उस प्लेन के पैरेलल होंगे, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर तो आपकी वेव जा रही है। इसके पर नॉर्मल इंसिडेंस मतलब कि ये समझो एक छोटा सा यहाँ पे फिगर में दोबारा बना रहा हूं, ये आपका इंटरफेस है, तो ये वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, ये ठीक है ना, मतलब इसके परपेंडिकुलर, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल इंसिडेंस, इसके परपेंडिकुलर। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन है मेरी, ये सपोज सॉरी ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो डायरेक्शन क्या है, तो परपेंडिकुलर मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। और दोनों केस में दोनों क्या है, इस एक्स वाई प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर है, वो दोनों के दोनों इंटरफेस के पैरेलल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, दे विल हैव ओनली पैरेलल कंपोनेंट एट इंटरफेस। इस इंटरफेस पे उनके केवल परपेंडिकुलर, सॉरी इस इंटरफेस पे पैरेलल ही कंपोनेंट होंगे। ये एक स्पेशल केस है। लेकिन अगर माना इंसिडेंट ये नॉर्मल ना हुआ, इस डायरेक्शन में नहीं हुआ, माना इस डायरेक्शन में हुआ, तिरछे में हुआ, ओब्लिक, इसको बोलते हैं ओब्लिक इंसिडेंट, तो ये हमारा जनरल केस होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों, क्योंकि हम इसको फिर बाय करके दो टुकड़ों में तोड़ेंगे ना, हर इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसका आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी मिलेगा और पैरेलल कंपोनेंट भी मिलेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमको केवल पैरेलल कंपोनेंट मिल रहे हैं, किसके, इंटरफेस के पैरेलल, परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है। क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्यों नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर पे ही तो लाइट इंसिडेंस हो रही है, तो उस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो नहीं सकते। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ, ये वाली बात। मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं फिर दोबारा से, ये क्लियर हो रहा है। पहले केवल इंसिडेंस की बात करो, ये फिगर तुम्हारी समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं कि सपोज कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में आ रही है, जैसे अभी हमने बोला इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, ठीक है, और जो इंटरफेसिंग प्लेन है, जो मतलब इंटरफेस है, वो क्या है, मैं इसको फिर बना देता हूं, ये इंटरफेसिंग प्लेन है सपोज, और ये प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन है। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagating along z direction और इंसिडेंट ऑन ए प्लेन पैरेलल टू द xy प्लेन। तो xy प्लेन के पैरेलल में वो इंटरफेस है, ठीक है। सपोज हम करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो x डायरेक्शन में पोलराइज है। x डायरेक्शन मतलब ये x डायरेक्शन का है, हमारी ऊपर की तरफ है ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऊपर की तरफ है, ये है सपोज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई आई जो दिखा रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है तो नेचुरली वो वाई डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना है। और चूंकि वेव जो है किस डायरेक्शन में जा रही है, जेड डायरेक्शन में, तो ये वेव वेक्टर है। ये के जे जो है ये वेव वेक्टर है, तो जिसकी वेव वेक्टर किसको दिखाता है कि जिस डायरेक्शन में वेव जाती है। आई फॉर इंसिडेंट, तो ये देखो, ये इंसिडेंट मैग्नेटिक कंपोनेंट है, ये इंसिडेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, फील्ड वेक्टर है, और ये आपका प्रोपोगेटिंग, ये प्रोपोगेशन वेक्टर है, इंसिडेंट भी कर लिया। तो माना जो इलेक्ट्रिक फील्ड
वेक्टर, ये इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम जानते हैं ये ई नॉट आई, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये उसका एम्पलीट्यूड है ई नॉट आई, और ये एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर आईटा, हम क्या बोलते हैं के एक्स, हम नॉर्मल हम क्या लिखते थे ई टू द पावर आई के एक्स प्लस ओमेगा टी, ऐसा लिखते थे, सॉरी माइनस ओमेगा टी ऐसा लिखते थे। तो के एक्स मतलब उस समय वो एक्स डायरेक्शन जा रही थी, जेड डायरेक्शन में जा रही है, और वेव वेक्टर क्या है k1 है, वेव वेक्टर क्या है ये k1 या ki जो भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो k1 का मतलब क्या होता है, k मतलब प्रोपोगेशन वेक्टर, तो k बराबर क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा 1 बोलो, लैम्डा 1 मतलब ये आगे है ही है, k1 इज इक्वल टू क्या है 2 पाई बाई लैम्डा 1, जहां पे लैम्डा 1 क्या है वेवलेंथ है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फर्स्ट मीडियम में, क्योंकि आप जानते हो कि मीडियम टू मीडियम उसकी वेवलेंथ वेरी करती रहती है, तो लैम्डा 1 जो है वेवलेंथ है फर्स्ट मीडियम में, और लैम्डा 2 है मीडियम 2 में, उसी वेव की वेवलेंथ है, ठीक है। तो जो ये k1 है, k1 ये 2 पाई बाई लैम्डा 1 हो गया। जेड क्या शो कर रहा है कि जेड डायरेक्शन में मूव कर दिया, माइनस ओमेगा टी, ये आई, ये क्या है यूनिट वेक्टर है, तो ये हमने इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, अब हम मैग्नेटिक इंडक्शन को दिखाते हैं, तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी क्या होगा बी आई इज इक्वल टू, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, और ई टू द पावर देखो ये यहाँ पे भी क्या होगा आईटा k1z माइनस ओमेगा टी, लेकिन इस ये यूनिट वेक्टर किस तरफ होगा, जे की तरफ होगा। ये जे क्यों हुआ, आपने जे क्यों बोला, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि जो के है, के इस डायरेक्शन में है, के कैप जो कैप है वो जेड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और आई की ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है एक्स की डायरेक्शन में, यहाँ क्या है आई है, यहाँ क्या है आई कैप है। तो हम जानते हैं कि के, भाई देखो जो जे होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, के और आई के परपेंडिकुलर होगा, तो देखो के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ये आ गया, ठीक है, इसीलिए हमने इसको बोला जी कंपोनेंट। और अगर सपोज इस मीडियम वन में जो वेव की वेलोसिटी है वो v1 है, तो हम जानते हैं कि जो v1 और e मैग्नेटिक इंडक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में क्या रिलेशन होता है, जो v होता है वो 1/v टाइम्स होता है e के, ये आपको पता है, v इज इक्वल टू होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है 1/v टाइम्स होता है e के, जहां पे v क्या है उस मीडियम में उसकी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है। तो और ये हमने लाइट के केस में भी देखा था, तो यहाँ पे क्या होगा v1 बराबर क्या हो जाएगा 1/, और फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी कितनी है v1, और इनटू e, और e क्या है e है, देखो e आई, ये e यहाँ से है, और j कैप, ये ध्यान रखना यहाँ पे आप इसका आई कैप नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम b को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और b का किस डायरेक्शन में है, जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप है, यहाँ जे कैप ही आएगा, बाकी ये ई की वैल्यू। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, हाँ ना बोलते रहो, तब लगेगा कि हाँ तो कर रहे हो। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है? नो सर, नहीं है सर शायद। अरे बोलना चाहिए ना, फिर ये और लोग तो चुप बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जो इंटरफेस है, इंटरफेस इज टेकिंग एज कोइंसिडेंट विद द एक्स वाई प्लेन एट जेड इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ कि जेड इज इक्वल टू 0 मतलब ये प्लेन है, तो जो हमारा इंटरफेसिंग प्लेन है वो एग्जैक्ट जो मैंने फिगर में बनाया है ये वाला प्लेन है, वो मतलब ये प्लेन कहाँ पे है, जेड इज इक्वल टू 0 पे है ये इंटरफेस, मतलब इस प्लेन के लेफ्ट में एक मीडियम है और इसके राइट में दूसरा मीडियम है, ये इंटरफेस है, और इंटरफेस कहाँ पे है जेड इज इक्वल टू 0 पे, तो ये मतलब हुआ एक्स वाई प्लेन एट जेड इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इंटरफेस है आपका, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड, अब देखो जैसे ही जो है यहाँ पे वेव जहां जैसे ही इस इंटरफेस पे आएगी तो क्या होगी, कुछ पार्ट क्या होगा रिफ्लेक्ट होगा बैक जाएगा, और कुछ पार्ट क्या होगा आपका कहाँ जाएगा, राइट ट्रांसमिट होके पास जाएगा। तो अगर जो दूसरे मीडियम में पहुंचेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट, उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिटेड वेव, और जो रिफ्लेक्ट होके वापिस आएगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग वेव।
तो इंसिडेंट वेव जैसे ही जेड इज इक्वल टू 0 पे पहुंचती है वैसे ही वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट भी होगी और ट्रांसमिट भी होगी। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट होगी वो वापस इस डायरेक्शन में जाएगी, और इस डायरेक्शन का मतलब क्या है, माइनस जेड डायरेक्शन में, क्योंकि राइट साइड पे प्लस जेड है तो लेफ्ट साइड में माइनस जेड डायरेक्शन पे होगा। देखो, द रिफ्लेक्टेड वेव travels along negative z direction and transmitted wave along positive z direction। सिंपल सा है, ठीक। इफ e of the reflected wave is along positive x direction, अब सपोज माना यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी मतलब दोनों को वाइस वर्सा वो कर सकते हैं। माना अगर x डायरेक्शन में जो ये ऊपर x डायरेक्शन, इसको जरा मैं दोबारा से एक बार वो करता हूँ, फिर थोड़ा सा फिर तुमको और क्लियरली आ जाएगी। ये है अब है स्लाइड है नहीं सर, हम वाली स्लाइड भेज देना। हाँ हाँ भेज देंगे, तो क्या हुआ, तो क्या उसे तुम यहाँ तो दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ पे पहले समझ तो लो। तुम लोग भेजने के चक्कर में ज्यादा रहते हो, पहले समझ तो लो इसको। और अगर खाली भेजने से काम बनता है तो फिर मैं इतना नहीं चिल्लाऊंगा, मैं भेज दूंगा, क्या है, तुम लोग देखते रहना उसको, है जैसे तुम्हारी इच्छा। बोलो क्या करना है, हैं? तुम लोग सब सो गए मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं सर, मतलब पहले समझाओ फिर भेज देना सर। तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, जी सर। तुम लोगों को? अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि अब देखो यहाँ पे दो केसेस है। या तो आप ये मान के चलो कि जो, क्योंकि देखो कि जो रिफ्लेक्टेड जैसी लाइट इस प्लेन पे आई वो वापस रिफ्लेक्ट होके आई, तो रिफ्लेक्ट मतलब माइनस जेड डायरेक्शन में ये आई, तो उसका वेक्टर, तो वे वेक्टर क्या हुआ, के आर। ठीक है, और अब वो ये चूंकि डायरेक्शन तो वही है, खाली अपोजिट तो वही है, इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा इसी के परपेंडिकुलर होगा। तो या तो ये एज्यूम करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सी डायरेक्शन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस वाई डायरेक्शन, क्योंकि एक उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। पहले क्या था, एक्स डायरेक्शन पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, और वाई डायरेक्शन में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। तो चूंकि अब के जो है उल्टा आ गया है, माइनस हो गया है, क्योंकि आपको वो उसका फिजिकल मीनिंग भी समझाना है ना, इसका एनर्जी फ्लो का। तो अगर एनर्जी फ्लो लेफ्ट मतलब रिफ्लेक्टेड रे में, रिफ्लेक्टेड लाइट में एनर्जी फ्लो कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो अगर लेफ्ट साइड में होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको कैसे दिखाएंगे कि पहले एनर्जी फ्लो राइट साइड में था, अब लेफ्ट, इसका मतलब वहां माइनस साइन आएगा, माइनस साइन एनर्जी के साथ में आएगा, मतलब जो पॉइंटिंग वेक्टर है उसके साथ जब माइनस आएगा तब आप बोलोगे हाँ ये निगेटिव डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, उसके लिए, क्योंकि जो आपका वो होता है, क्या कहते हैं उसको, पॉइंटिंग वेक्टर होता है, वो क्या होता है, ई क्रॉस बी होता है। इसका मतलब या तो ई उल्टा हो जाएगा या बी उल्टा होगा। तो हम ये मानते हैं कि ई तो एक्स की डायरेक्शन में रहता है, लेकिन जो बी है वो पहले वाई डायरेक्शन में था ना, अब वो माइनस वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि सपोज जो है रिफ्लेक्ट जो इफ ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि इफ ई of the reflected wave is along x direction, the b vector will along negative y direction। और अगर आप ये सोच लेते हैं कि b वेक्टर y डायरेक्शन में ही है, तो e वेक्टर को आपको माइनस x डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। क्यों, क्योंकि e क्रॉस b जो है आपको डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी फ्लो देता है। ठीक है ना, और इसमें से एक कंपोनेंट पहले के रिस्पेक्ट में उल्टा होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन उसकी, तभी वो निगेटिव होगा, तभी आप उसको फिजिकली इंटरप्रेट कर सकते हो। तो अब देखो, तो जो अब ई आर कैसे रिप्रेजेंट होगा, ई आर क्या होगा, ये ई आर मतलब रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिफ्लेक्टेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, आर रिफ्लेक्टेड को ई टू द पावर। अब देखो है तो अभी वो फर्स्ट मीडियम में ही, तो फर्स्ट मीडियम में वेव वेक्टर क्या है, k1 है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये देखो माइनस k1 हो गया, ये माइनस k1 जेड, और जेड ही डायरेक्ट, क्योंकि ये माइनस के नहीं हुआ, जेड को या तो जेड को माइनस जेड बोलो, है ना, तो ये कैसे भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, माइनस ओमेगा टी, और ये हो गया आई डायरेक्शन। उसी के से बी आर। अब देखो यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात करते हैं, तो चूंकि उल्टी उल्टी बी उल्टा हो गया ना, तो ये यहाँ पे माइनस आ गया है, और अरे भाई
एक सेकंड है, जरा कोई आ रखा है। अरे क्लास ले रहा था यार, एक सेकंड है, जरा 2 मिनट का टाइम दो। चलो तुम लोग बने हुए हो? हेलो, यस वो सर। तुम लोग? अरे वो मैं फोन आ रहे थे, प्रिंसिपल सर का भी आ रहा था, ये आ रहा था, उन्होंने, मैं उनका कॉल कैंसिल कर रहा था ना, क्योंकि अगर मैं उनका कॉल रिसीव करता तो नेट कट जाता और फिर दिक्कत आ जाती है ना। तो उनको चिंता हो गई कि ये फोन कभी काटता नहीं था, इसने फोन काटा क्यों। तो वो उन्होंने, वो भटजी हैं यहाँ पे नजदीक पे, वो आ गए घर पे, यार क्या बात हो गई। तो चिंता हो गई उनको। चलो कोई बात नहीं, ठीक हो। तो ये बात है, मैं क्या क्या कर रहे थे हम, हाँ यहाँ पे ना, वी आर इज इक्वल टू, तो ये समझ में आ गया, ये निगेटिव आ गया वेलोसिटी के कारण, उल्टी उल्टी वो बी कंपोनेंट उल्टा हो गया। और हम जान रहे हैं कि बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/b ई होता है। तो ई का जो रिफ्लेक्टिंग कंपोनेंट है ये वाला, ये वाला, ये एज सच यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। और चूंकि बी जो है जे डायरेक्शन में है ही है, तो ठीक है, ये यूनिट वेक्टर जी आ गया। ये क्लियर हुआ? ये दो कंपोनेंट समझ में आया कि ऐसा क्यों लिया हमने? क्लियर है? हाँ ना बोलो तुम लोग, देखो पीजी में चले गए हो अब, तो अगर हाँ ना नहीं बोलोगे तो फिर मुझे ऐसा लगेगा, कुछ तो बोलो कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो बोलो नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। सर और वो 3 गुण के 14-15 तो वो 1-2 की आवाज आती है, तो ऐसा लगता है या तो सब सो रहे हैं या फिर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इसलिए पता चलना चाहिए कि हाँ, खासतौर पे ऑनलाइन क्लास में।
ऑफलाइन में तो हम बच्चों के चेहरे रीड करके पता लग जा रहा है कि किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है समझ में। तो ये चलो ठीक है। अब ये देखो हमने सारे फील्ड वेक्टर्स देख लिए, इंसिडेंट भी और रिफ्लेक्टेड भी। अच्छा ये ट्रांसमिशन के लिए भी देख सकते हैं, जो ट्रांसमिटेड वेव है तो ट्रांसमिटेड वेव को भी हम ऐसे दिखाएंगे ईटी, जो ट्रांसमिटेड ये वाली जो ये वाली है ये वाली ट्रांसमिटेड, तो ये तो दूसरे मीडियम में चली गई। यहाँ पे क्या क्या चेंज हो जाएगा, जो वहाँ K1 था वहाँ K2 हो जाएगा, है ना, और बाकी लगभग वही रहेगा। तो देखो ये ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखेंगे तो ये हो गया e टू द पावर आइटा K2Z माइनस ओमेगा टी। K2 यहाँ पे सेकेंड मीडियम का वो आ गया और Z माइनस ओमेगा टी आ गया। उसी तरीके से जो मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर है वहां पे क्या आएगा 1/v2, यहाँ माइनस माइनस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव Z डायरेक्शन में ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में है और जो ये है वो वाई डायरेक्शन में, ये दिखा रहा है जे और आई से ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये ई आर ई टी बी आर बी टी ई आई बी आई जितने भी है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड कंपोनेंट, ये जो है बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। और ये नॉर्मल इंसिडेंस है, ये नॉर्मल इंसिडेंस है, तो और जिस नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब जो ई और बी है दे आर ऑलवेज पैरेलल टू द इंटरफेस, तो ये इंटरफेस के पैरेलल होंगे। तो हम क्या करेंगे, तो जो इनके अगर ये इंटरफेस के पैरेलल होंगे तो हम क्या करेंगे, इनके जो पैरेलल कंपोनेंट्स है चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड का हो, है ना, वहां और कहां पे, जहां पे z बराबर 0 है, क्योंकि हम इंटरफेस कहां पे z बराबर 0 है, तो उनके जो कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, ये देखो जो ये है ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और ये वाले सॉरी पैरेलल वाला पैरेलल कंपोनेंट की बात हो रही है ना, तो E1 और E2 क्या हो रहे हैं, सेम है, मतलब E1 और E2 क्या है, सेम है। E1 का मतलब यहाँ पे किससे हो गया, पहले मीडियम में, और E2 किससे हो गया, दूसरे मीडियम में। तो पहले मीडियम का जो E है वो बेसिकली वैसे तो उसको ये होना है, ये है, लेकिन अगर इसमें Z पर 0 करोगे तो ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, EOI इंटू e टू द पावर आइटा माइनस का ओमेगा टी, e टू द पावर आइटा माइनस आइटा ओमेगा टी, इसमें भी आएगा। उसी तरीके से इसमें भी वही चीज आएगी, इसमें भी वही चीज आएगी, e टू द पावर आइटा ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी। ई आर इसमें भी z बराबर 0 रखोगे तो यही आएगा, मतलब हर के साथ में क्या आएगा, e टू द पावर माइनस आइटा ओमेगा टी आएगा। तो वो क्या होगा, जो आपका फर्स्ट उसमें है क्या कहते हैं, तो फर्स्ट मीडियम है, तो फर्स्ट मीडियम में क्या है आपका इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है, और सेकेंड मीडियम में क्या है, ट्रांसमिशन है। इनके दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, पैरेलल कंपोनेंट वो बराबर होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, जैसे बाउंड्री कंडीशन है। तो ये इंसिडेंस प्लस ये अकेला ये नहीं आएगा, इसके साथ e टू द पावर माइनस आइटा ओमेगा टी आया होगा, ठीक, इसके साथ भी वही आया होगा, इसके साथ भी वही आया होगा, तो तीनों कैंसिल हो गए होंगे। तो आपको इन जनरल क्या मिला, ये पार्ट मिला। उसी तरीके से अब ये तो था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड में इंडक्शन वाले वेक्टर में लगाओ बाउंड्री कंडीशन, ये पहले मीडियम बराबर दूसरे मीडियम, तो 1/μ1, जहां पे ये μ1 क्या है, ये परमिएबिलिटी है, ध्यान रखना ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, μ1 क्या है, परमिएबिलिटी है पहले मीडियम की, μ2 क्या है, परमिएबिलिटी है दूसरे मीडियम की, ठीक। तो ये हम ट्रांसमिशन के लिए लगा रहे हैं, ट्रांसमिशन के लिए यूज कर रहे हैं इसको, या ट्रांसमिशन के लिए नहीं भी करो तो दोनों मीडियम की बात कर रहे हैं ना, कि पहले मीडियम में क्या स्थिति थी मैग्नेटिक फील्ड की और दूसरे में क्या थी, तो दोनों हमने यहाँ इस वाले उससे देखो, इस वाले में ये बराबर, दोनों कंपोनेंट बराबर हैं, पैरेलल कंपोनेंट है ना, तो यहाँ देखो मतलब इस रिलेशन से बराबर, ये μ1 μ2। अब देखो ये तो 1/μ1, पहले ये लो लेफ्ट वाला कंपोनेंट 1/μ1, तो 1/μ1 ये आ गया। जो B1T ये देखो B1, तो B1 बराबर क्या होगा, B1 मतलब पहले मीडियम में
जो वो है लाइट है, तो पहले मीडियम में क्या होगा, V बराबर आप देख रहे हो ये ई आई, और क्योंकि जो इंसिडेंस है और रिफ्लेक्टेड है, V1 का मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट, ये टी ट्रांसमिशन के लिए नहीं है, ये गलती, ये यहाँ पे टी को ट्रांसमिशन से वो मत करना, ये मतलब पूरे के लिए है, ये क्या है, पूरे के लिए है। तो यहाँ देखो ये है, क्योंकि B बराबर क्या होता है, B बराबर 1/V E होता है, और फिर मैंने कहा नहीं एट z इज इक्वल टू 0, तो z वाला कंपोनेंट हट जाएगा, तो e टू द पावर माइनस ओमेगा टी सबके साथ आएगा, तो वो लेफ्ट राइट सबके साथ आएगा, तो वो कैंसिल हो जाता है, तो उसको यहाँ पे कंसीडर कर ही नहीं रखा है। तो सिंपली ये आ गया आपका, क्या आ गया, ये आ गया V1 के लिए, V1I के लिए, और ये हो गया आपका B R के लिए, VR के लिए, V1 R के लिए। तो R में यहाँ माइनस, ये रिफ्लेक्ट, क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड है ना, तो यहाँ पे माइनस आ गया, इसकी वजह से ये जो ये वाला पार्ट है इसकी वजह से माइनस आ गया, ठीक है। और राइट साइड में मतलब ट्रांसमिटेड, ये इधर तो पहला मीडियम हो गया, और दूसरा मीडियम में क्या होगा, दूसरे मीडियम में ये होगा 1/μ2, ये देखो 1 ये वाला 1/μ2, और B2 तो ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिटेड है, ये क्या है, ट्रांसमिटेड है, तो ट्रांसमिटेड में क्या है, E/V2, क्योंकि दूसरे मीडियम में वेलोसिटी V2 हो जाएगी, तो ये इसके साथ मैंने कहा नहीं कि केवल इतना ही नहीं आएगा, e टू द पावर माइनस आईटा ओमेगा टी आएगा, वो लेफ्ट में इनके साथ भी आएगा, तो वो कट जाएगा, और अल्टीमेटली इसको देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ये आपको ऐसा आएगा, ये ऐसा EOI माइनस EOR इज इक्वल टू μ1 V1/μ2 V2 EOT, ये आएगा, ठीक है। और ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जो परमेबिलिटी होती है दोनों मीडियम की लगभग बराबर, ज्यादा अंतर नहीं आता है। अगर आप माना दो कंडक्टिंग की बात कर रहे हो, या एक दो ग्लास की बात कर रहे हो, या दो मीडियम की बात कर रहे हो जो ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट में करीब परमेबिलिटी मैग्नेटिक के टर्म में परमेबिलिटी सेम होती है लगभग, तो ज्यादातर इक्वल टू μ2 होता है। तो जो ये वाला टर्म है, ये वाला ये क्या हो जाएगा, μ1 ये μ1 μ2 हो जाएगा, V1/V2 आ जाएगा, तो ये V1/V2 है, और V1/V2 को हम क्या कर सकते हैं, V0 और V0 से भाग भी देंगे, गुणा भी कर देंगे, ये आ गया। तो V1/V0 क्या हो गया, V0 जहां पे क्या है आपका ये क्या कहते हैं उसको, फ्री स्पेस में उसकी वेलोसिटी है, मतलब ये समझो कि अगर मैं लाइट बोलूं तो ये लाइट की स्पीड c समझ लो इसको, है ना, और वैसे ये क्या है, वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है V0। तो ये देखो V1/V0 क्या होगा, V1/V0 मतलब फर्स्ट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये सॉरी V0/V1 होता है, मतलब C/V बराबर होता है ना n, अगर आप ऐसा लिखो, जहां पे C जो है फ्री स्पेस में लाइट की वेलोसिटी होती है, और यहाँ पे ये ऐसा है V1/V0 है, तो ये क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा, क्योंकि ये V1 है, मतलब पहले मीडियम की बात हो रही है इसमें, तो 1/N1 आ जाएगा ये, और ये है V0/V2, यानी कि दूसरे मीडियम की बात हो रही है, V0 फ्री स्पेस में उसकी वेलोसिटी और मीडियम में उसकी वेलोसिटी, तो ये N2 जाएगा। तो आपका ये वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी N2/N1 या V1/V2, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो ये है, जो लास्ट एक्सप्रेशन आया, तो EOI माइनस EOR बराबर क्या हो जाएगा, V1/V2, यानी कि N2/N1, तो N2/N1 और ET, एक रिलेशन ये आ गया हमारा, ठीक है। और एक रिलेशन हमारा ये आया था, ये वाला, ठीक है। इन दोनों रिलेशन जरा थोड़ा सा ये बहुत सा हो रहा है, ये एक रिलेशन ये है EIR और T में, और एक EIR और T में ये दूसरा रिलेशन है। अब इन दोनों की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, EOR की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसके टर्म में, इसके टर्म में, EOI इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म के। तो अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे, पहले एक बार जोड़ो, फिर दूसरी बार घटाओ, तो आपको एक बार ये एक चीज मिल जाएगी, दूसरी बार दूसरी चीज मिल जाएगी। तो AOR दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये, और EOT ट्रांसमिटेड का ये मिलेगा।
और यहाँ पे देखो, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अभी हमने ये देखा ना कि V1 अपॉन V2 बराबर N2 अपॉन N1, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, और जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड है उसको हम इस N1 और N2 इनको हम किसके टर्म में लिख सकते हैं, V1 और V2 के टर्म में लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये N2 अपॉन N1 बराबर V1 अपॉन V2, तो जहां इसका मतलब N1 माइनस N2 है तो वहां पे V2 माइनस V1 हो जाएगा, और जहां पे N1 प्लस N2 है वहां पे V2 प्लस V1 हो जाएगा। तो ये ऐसा आ गया। उसी तरीके से ये भी ऐसा आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इस रिलेशन का यूज करना है और उसको यहाँ पे पुट कर देना है N1 और N2 की जगह पे। आप सीधे सीधे इनमें भाग दे दो ना, जैसे इसमें आप N1 का भाग दे दो तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस N2 अपॉन N1, 1 प्लस N2 अपॉन N1। तो N2 अपॉन N1 की जगह V1 अपॉन V2 लिख दो और सॉल्व करोगे तो आपको ये दो मिल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ मैथमेटिक्स थी। अब यहाँ पे हम फिजिकल फिनोमिना को कैसे डील करते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन में देखो, इस वाले इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 इज ग्रेटर देन N1, तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये चीज निगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका निगेटिव होने का मतलब क्या है कि फेज का उल्टा होना, ये इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है। क्योंकि माइनस 1 का मतलब होता है, अगर आप ये देखो मतलब ये माइनस हो जाएगा ना ये, और माइनस ER का मतलब क्या है, -1 इंटू EOR। तो इसका क्या मतलब हुआ कि -1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, e टू द पावर आइटा पाई से, क्योंकि cos पाई e टू द पावर आइटा थीटा बराबर cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो उसमें थीटा की जगह यहाँ पाई, तो cos पाई -1 हो जाएगा और वो जो है 0 हो जाएगा उधर। तो -1 को आप ऐसे लिख सकते हो। और इसका मीनिंग क्या होता है, फिजिकल मीनिंग, कि जो ये है ये क्या है, ये फेज है, ये फेज डिफरेंस पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है, इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, तो जो EOR की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी EOI से। इसका मतलब क्या है कि N2 इज ग्रेटर देन N1, मतलब N2 कौन सा है, N2 इस दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और N1 क्या है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब क्या है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर है। और इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेयरर से डेंसर की तरफ आ रही है, ठीक है, और वो उस इंटरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, जबकि ट्रांसमिशन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई ऐसा माइनस प्लस का नहीं है। अगर N2 चाहे बड़ा है चाहे छोटा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि इंसिडेंट वेव और जो ट्रांसमिटेड वेव है दोनों एक ही फेज में। ये आप ध्यान रखो, ये स्टोक लॉ भी है। तो आपने इस थ्योरी से स्टोक लॉ को भी प्रूव कर दिया है कि हाँ ऐसा होता है कि जब रेयरर से डेंसर की तरफ कोई लाइट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है, तो इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट फेज में होती है। लेकिन जो ट्रांसमिटेड वेव है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है कि नहीं है, यहां समझ में आ रहा है? यस सर। बस ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अब देखो, अब एक और टर्म फ्रेशनल कोफिशिएंट्स आपने पढ़े होंगे। फ्रेशनल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं कि ये जो है, जो रिफ्लेक्टेड वेक्टर है और ट्रांसमिटेड वेक्टर है, उनको आप नॉर्मलाइज करते हैं इंसिडेंट वेक्टर से। तो ई ऑफ रिफ्लेक्टेड अपॉन ई ऑफ इंसिडेंट, ई ऑफ ट्रांसमिटेड वेव ऑफ ई ऑफ इंसिडेंट वेव। तो रिफ्लेक्टेड अपॉन इंसिडेंट वेव, ट्रांसमिटेड अपॉन इंसिडेंट वेव, तो इनको बोलते हैं ये हुआ फ्रेशनल का रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट, और ये हुआ ट्रांसमिशन का कोफिशिएंट। तो उनको ऐसे डिफाइन करते हैं। तो आपने यहाँ पे EOR भी पता है आपको, इस n के टर्म में EOR पता है, EOIT पता है, तो आप इनकी मदद से आप जो है क्या निकाल सकते हो, सीधे R12 निकाल सकते हो, T12 निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब इसको इंटेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। ये आपके फ्रेशनल कोफिशिएंट्स आ गए। आप इसको इंटेंसिटी के टर्म, इफ II is the incident of incident wave, IR and IT are the reflected and transmitted intensities respectively. The reflection coefficient, अब reflection coefficient बराबर क्या होता है, intensity of reflected light upon intensity of
इंसिडेंट लाइन। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या हुआ, फ्रैक्शनल कोफिशिएंट हुए, ध्यान रखना फ्रैक्शनल कोफिशिएंट तो इलेक्ट्रिक वेक्टर के टर्म में है, चीज वही है, डेफिनेशन वही है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक वेक्टर का रेशियो है और यहाँ पे इंटेंसिटी का रेशियो है। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या है, ट्रांसमिशन इंटेंसिटी अपॉन इंसिडेंट इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, आई बराबर हाफ बी एप्सिलॉन E0 स्क्वायर, और जहां पे v क्या है, वेलोसिटी है मीडियम में, एप्सिलॉन उसका परमिटिविटी है, और E0 क्या है उसका इलेक्ट्रिकल वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो है। तो अब देखो अगर मैं r रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना चाहूं तो वो क्या होगा, IR अपॉन आई। तो IR बराबर क्या होगा, हाफ r मतलब रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्ट होके वो पहले मीडियम में है, वहां पे वेलोसिटी क्या है v1, उसका परमिटिविटी सपोज एप्सिलॉन 1 है, और वो क्या है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है E0R, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में आपने ये, और जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है वो क्या होगी, सेम वही आएगी, केवल यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये बराबर क्या है देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर, ये ER अपॉन EI, ये यहाँ से इतना आ रखा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया। उसी तरीके से ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी निकल आएगा, वो ऐसा है, और इसको थोड़ा सा हम और शॉर्ट कर सकते हैं, इसको ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को, क्योंकि हम जानते हैं कि V2 अपॉन V1 बराबर क्या होता है, N1 अपॉन N2, और जो V होता है वेलोसिटी वो क्या होती है 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन की पावर हाफ अंडर रूट, ये हमको पता है, ठीक है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बराबर होता है वो क्या होता है V0 अपॉन V, ये हमको पता है, ये सब पता है। और इसको हम, क्योंकि हमने ये V की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो V0 के लिए यहाँ V0 बराबर क्या हो जाएगा, खाली यहाँ पे आपको म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 लिखना पड़ेगा, बाकी वही है, उन वैल्यू को यहाँ पुट करो, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और ज्यादातर केस में म्यू नॉट मैंने कहा ये है कि बराबर होते हैं, तो आपको यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 जाएगा। तो आपको क्या मिला, इसका मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, और बराबर क्या हुआ, ये n हुआ, मतलब n यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन बेसिकली रिलेटेड है। तो एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 बराबर क्या होगा, n2 का स्क्वायर, क्योंकि ये अंडर रूट में है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये n का मतलब यहाँ बेसिकली n2 अपॉन n1 से है, n2 अपॉन n1 से है, तो उनका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 बराबर n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को V2 अपॉन V1, एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 जो यहाँ पे हमने निकाला, इसको हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, इनके दोनों। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ये T, ये बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये है ना, ये V2 अपॉन V1, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, N1 अपॉन N2, और उसी तरीके से एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 की जगह क्या रखेंगे, एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 की जगह N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ से, और इस स्क्वायर E स्क्वायर T अपॉन E स्क्वायर I, इसकी जगह हम इसको स्क्वायर करके लिख देंगे, क्योंकि ये इसका ये वैल्यू हमको दे रहे हैं, ठीक। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो T बराबर हमारा इतना आता है, और द लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन डिमांड दैट इंसिडेंट एनर्जी मस्ट बी इक्वल सम ऑफ रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड एंड ट्रांसमिटेड एनर्जी। मतलब जब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इंसिडेंट करती है, टोटल एनर्जी फ्लो कर रही है, जैसे वो इंटरफेस पे आई तो वो एनर्जी जो इंसिडेंट वेव के अंदर है वो एनर्जी दो पार्ट में टूट गई, एक तो रिफ्लेक्ट हो गई और एक ट्रांसमिटेड हो गई। तो जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड है, अगर माना मैं ये बोलूं, उसको नॉर्मलाइज कर दूं कि भाई एक यूनिट एनर्जी गई, वो एक एनर्जी यूनिट कहाँ जाएगी, एक यूनिट एनर्जी कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्शन में और ट्रांसमिशन में। इसीलिए R प्लस बराबर यहाँ पे क्या होता है 1 हो जाता है, अगर नॉर्मलाइज करेंगे तो R प्लस T। और यही चीज अगर आप यहाँ देखो R और इस T को दोनों को ऐड करो तो आपको 1 मिल जाएगा। सो विच इज द वेरिफिकेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है ये? यस सर। अब ये तो एक पर्टिकुलर केस था। अब अगर हम जनरल केस लें, माना कि अब वो परपेंडिकुलर नहीं है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि किसी एंगल पे पड़ रहा है, ये जो वेव है, ये वेव है, ये जो है
अल्फा एंगल बना रही है, किससे? परपेंडिकुलर से, ठीक है, ऐसा। तो उस केस में क्या होगा, उसको हम बोलेंगे ओब्लिक इंसिडेंट। बस आपको केवल वहीं का ध्यान रखना है और केवल आपको जो यूनिट वेक्टर है इस पे ध्यान देना है, बाकी आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेम वही चीज है। देखो इंसिडेंट वेव ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे यहां हम जेड लिखते थे ना, जेड, तो अब यह जेड नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा, जहां पे आर बराबर क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा है। अब ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। ये के आई इंसिडेंट वेव की के आई हो गया, अब यहाँ के वन नहीं बोलेंगे, ठीक है। और वैसे के वन और के, क्योंकि इनका पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया है ना। और लेकिन अगर 2 पाई बाई लैम्डा के उस टर्म में लेंगे तो क्योंकि एक ही मीडियम में है तो लैम्डा दोनों के केस सेम होगा, ठीक है ना। अब बी और बी आई इंसिडेंट, देखो ये आ गया, ये को ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पे ध्यान दो कि ये क्या है, एन आई। एन आई मतलब एन आई क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ठीक। जो आपका ये है बी आई है मैग्नेटिक, और जो के आई है, देखो के आई किस डायरेक्शन, कहाँ का यूनिट, के आई अगर मैं कैप लगा दूं तो यही के आई जो है यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो के आई किस डायरेक्शन में है, वेव के प्रोपोगेशन, मतलब अगर इस डायरेक्शन में वेव जा रही है तो के आई की डायरेक्शन ये है, के आई की डायरेक्शन ये है। और एन आई की डायरेक्शन कहाँ है, एन आई मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो माना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इन इसके और इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो वो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, के आई क्रॉस एन आई। इन दोनों की वैल्यू जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का होगा। डायरेक्शन कहां होगी, के आई और एन आई के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर आएगा वो, इसीलिए इनको परपेंडिकुलर कर दिया है। उसी तरीके से आपका रिफ्लेक्टेड, उसी तरीके से ये रिफ्लेक्टेड वेव का हो गया, उसी तरीके से ट्रांसमिटेड वेव का हो गया, ऐसा। तो खाली रिप्रेजेंटेशन है, ये ध्यान दो, खाली रिप्रेजेंटेशन है कि आपको कैसे रखना है, और बाकी सब कुछ देख ये होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो के आई, के आर, के टी है, दे आर वेव वेक्टर्स ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव्स रिस्पेक्टिवली। एन आई, एन आर, एन टी आर द पोलराइजेशन एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड, मतलब एन आई, एन आर, एन टी पोलराइजेशन वेक्टर, मतलब ये यूनिट वेक्टर है जिन डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर है। ये इंसिडेंट के लिए है, ये रिफ्लेक्टेड के लिए है, ये ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिटेड के लिए, ठीक है ना। अब इन इक्वेशन को, बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक। लेकिन उससे पहले एक देखो, एक चीज देखो, ऑल थ्री वेव हैव सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अगर आप इसको देखो, चाहे इसको देखो, चाहे इसको देखो, चाहे इसको, इंसिडेंट को देखो, रिफ्लेक्टेड को देखो, इन सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। देखो ओमेगा ओमेगा ओमेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। चाहे आप इंसिडेंट वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी, रिफ्लेक्टेड वेव की भी वही होगी, लेकिन ट्रांसमिटेड वेव की भी वही होगी। तो फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करती है जब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है। लेकिन अगर वो वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ वेरी करती है। वेवलेंथ एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी तो वेवलेंथ चेंज होती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो अलग अलग हो जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से उनकी वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, इसलिए वेवलेंथ अलग अलग होती है। फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करती है, मैथमेटिकली ये उसका प्रूफ है, ठीक है। अब फिर वही कंडीशन है कि जेड बराबर 0 पे, जेड बराबर 0 पे अगर आप देखोगे तो क्या है, तो सेम वही चीजें रिपीट करनी है, सेम वही चीजें हैं, वही चीजें। अगर आप ओब्लिक वाले देखोगे, ये सेम वही चीजें रिपीट हो रही है, वही चीजें रिपीट हो रही है ना। खाली यहाँ पे पी कहीं पे इंट्रोड्यूस कर रखा है, वो पैरेलल कंपोनेंट के लिए है, और एस जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए, क्योंकि अब वो दो पार्ट में तोड़ेगा। अब वो जो है पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ेगा चीजों को, ठीक है ना। और ये आप देखो, ये मेरे पास टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इसको तुम कर सकते हो, बहुत आसान है ये, ठीक है ना। ये कर लोगे या क्या करना है बताओ? है बहुत आसान है, बोलो बोलो फटाफट बोलो। ट्राई कर लेंगे सर।
ट्राई करके देखो, हाँ ट्राई करके देखो। ये बहुत इससे इससे Yes, पता sir. है क्या, आपने जो रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ है कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सेकंड थर्ड लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब इसी से निकल आएगा एक ही झटके में, है ना, एक ही हाँ हाँ झटके में इससे निकल आएगा। हाँ तो वो जरा चेक करके देखना, फिर तब देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें मैंने कुछ चीजें पीछे के ये है, जैसे वेव गाइड्स वगैरह हैं, ये बहुत बढ़िया है। इनमें मैंने कुछ कैलकुलेशन भी कर रखी है, जैसे ये कैसे आया, यहाँ से ये कैसे आया, ये डायरेक्ट, तो मैंने लिखा हुआ है प्रूफ नेक्स्ट स्लाइड, तो आप नेक्स्ट स्लाइड देख लेना कि यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे कैसे कर रखा है, कैसे ये चीज आ रखी है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने ये निकाल रखे हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड, प्रूफ नेक्स्ट स्लाइड पे इनसे आप डायरेक्ट इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड मतलब उसके बाद वाली स्लाइड देखना, उसमें मैंने निकाल रखा होगा, है ना। तो जरा देखो ये कितना कर सकते हो तुम लोग। और उसके बाद एक टॉपिक बढ़ता है स्कैटरिंग का। जब तुम एक चीज कर दोगे ना, तो मैं जरा सा तुम्हें ये सिलेबस दिखा रहा था, ये वाला। तो जैसे ये तुम लोग देख रहे हो, तो ये है। तो अभी हमने जैसे रिफ्लेक्शन एट बाउंड्री ऑफ टू कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग मीडिया देखा। तो जब हम कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग मीडिया की बात करते हैं, तो उसमें केवल क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन में अगर सरफेस चार्ज है तो वहां पे खाली वो ये वाली कंडीशन लग जाएगी। दो चीजें है ना, ये यहाँ पे जैसे सरफेस चार्ज है, ये लग जाएगा, नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेना, ये जनरल बाउंड्री कंडीशन ये है। और नो फ्री चार्जेस और फ्री करंट्स एट द इंटरफेस, तो ये इसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कहीं कोई भी लो तुम, कंडक्टिंग में फ्री चार्जेस मिल जाएंगे, नॉन कंडक्टिंग में नहीं मिलेंगे, ठीक है। और एक बार जरा तुम कंडक्टिंग वाला ये वाला देखना जरा, अगर कर सकते हो तो ये वाला देखना, रिफ्लेक्शन एट ए कंडक्टिंग सरफेस, इसमें देखना कंडक्टिंग सरफेस पे रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कंडक्टिंग उस पे क्या होता है ना। तो ये जब आपको ये मिल जाएगा, ये थोड़ा दो स्लाइड का काम है, वो समझना, टाइम होगा तो मैं वो दिक्कत नहीं होगी, पर टाइम की प्रॉब्लम है। प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिटवीन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंडक्टिंग प्लेट को कर दोगे तो दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट के बीच में जब लाइट पड़ेगी तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं इसमें, ऐसे है ना। जैसे तुम देखते हो कि दो कंडक्टिंग प्लेट है और यहाँ पे अगर कोई हमने वो कर दी, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट में क्या होती है, रिफ्लेक्शन होता है, वो तुम इससे समझ जाओगे। तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं इसमें, तो वो फिनोमिना यहाँ देखने को मिलेगा। और उसके बाद है केवल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेवगाइड्स है, और उसके बाद स्कैटरिंग का है। तो जरा तुम आज और कल में इसको देखो, नहीं तो तुम्हारा जो टेस्ट लूंगा मैं, करके देखना इस हफ्ते के आखिर में, अगर मुझे टाइम मिल गया तो ये टेस्ट के लिए मैं तुमको ये दे रहा हूँ, तुम घर से पढ़ के आना है, और टेस्ट तुम्हारा यही होगा कि आपको ये दिखाना है प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिटवीन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, एक क्वेश्चन ये बनेगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेवगाइड स्कैटरिंग, वेवगाइड तो ठीक है, स्कैटरिंग बाय फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन, ये दो टॉपिक तुम करके आओगे। अगर मुझे इस बीच टाइम मिल गया तो मैं इन दोनों को समझाने का प्रयास करूंगा, नहीं तो जरा घर में इस हफ्ते करना और शनिवार तक इसको निपटाना, शनिवार को इन दो क्वेश्चन को करके आना। मंजूर है? जी सर। Yes, sir. सभी लोग? Yes, sir. हाँ, तो ये दो, इनको आसान मत समझना, ये इनको हल्के में मत लेना। सवाल बहुत, मतलब इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। और तुम्हें मैं 5 दिन का टाइम दे, आज क्या है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन का टाइम दे रहा हूँ, है ना। और सैटरडे को टाइम मिला तो सैटरडे को इन दोनों को, कौन से, कंडक्टिंग, दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट के बीच में प्रोपोगेशन और स्कैटरिंग वाला, इन दो को जरा ढंग से करना। इसको मैं अभी भेजता हूँ तुम लोगों को, लेकिन इन दोनों को करना, और ये दोनों ही दूंगा मैं, सबको बता देना, ठीक है। जो अनुपस्थित हैं उनको बता देना, इन दो की तैयारी करके आना, मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। ये तुम्हारा होमवर्क भी है, और अगर कर दोगे तो ये वहां भी है, ठीक है। और मैं तो, हाँ, अब हमको अटैच कर दिया है, तो हो सकता है हम लोग कल, आज तो हम रिलीव हो गए हैं, तो हमको कल वहां ज्वाइन करना है, बाथाई हॉल में ज्वाइन करना है। भले हम फिर वापस आके काम तो यहीं करेंगे, लेकिन फिर उस काम में फिर पढ़ने पढ़ाने का टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 यूनिट तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैंने कर दिया है इसको तो मैं ही खत्म करूँ, और बाकी 2 यूनिट का परमार जी को मैं बता दूंगा, वो
आराधना पढ़ा देगी या कोई और पढ़ा देगा, है ना। अब मुझे टाइम मिला तो बीच बीच में मैं भी तुम्हारे संपर्क में रहूंगा, ऐसे मत समझना कि मैं भाग रहा हूँ या कुछ। अब वो जिम्मेदारी ऐसी आ गई है, क्या कर सकते हैं, उसको मना भी नहीं कर सकते। वो से लेटर है, डायरेक्टर का लेटर है कि वहां जाना है ना। तो ये देखो तुम लोग, ठीक है। और जहाँ पे मेरे लायक होगा तो तुम निसंकोच मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। जी सर जी। चलो ठीक है फिर। हाँ, कोई और एक्स्ट्रा तो नहीं आया था ना? 12, हाँ मेरी उसमें 12 ही है, तुम लोग भी 12 ही हो, ठीक है। चलो थैंक यू फिर। थैंक यू सर। Okay.